हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आर्यन। मैं आर्यन स्वागत करता हूं आपका इंडिया के एकमात्र ऐसे प्लेटफॉर्म चैनल पर जहां आपको यूपीएससी आईएएस की तैयारी हिंदी में करवाई जा रही है। देखिए दोस्तों, आईएएस की तैयारी का कंटेंट ज़्यादातर इंग्लिश में मिलता है, जिसकी वजह से हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले छात्रों को काफ़ी परेशानी होती है और वह सिलेक्शन लेने से वंचित भी रह जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको एक अच्छा कंटेंट वो भी हिंदी में यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, आज आपकी न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर पर हम आपके लिए ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री रामशरण शर्मा जी की स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक भारत का परिचय, ये इस किताब का नाम है। ये ओल्ड हिस्ट्री इसलिए कहलाती है क्योंकि पहले ये एनसीईआरटी में चलती थी, परंतु दोस्तों जितने भी आईएएस के जो आपके स्टूडेंट सेलेक्ट हुए वो और टॉप रैंकर्स और सारी कोचिंग्स आप लोगों को एनसीईआरटी ओल्ड हिस्ट्री प्रेस्क्राइब करती हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें अच्छा कंटेंट मिलता है। इसकी लैंग्वेज भी आपकी यूपीएससी के लायक है। ओके दोस्तों, बिना यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी को पढ़े हमारा बेस बिल्कुल तैयार नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पर यूपीएससी आईएएस प्री के लिए रामशरण शर्मा जी की प्रारंभिक भारत का परिचय पढ़ रहे हैं और आज हमारी इसकी पहली वीडियो है। देखिए, यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन दिखाएंगे आप लोगों को वो सारे एमसीक्यूज में होंगे, वो भी हिंदी में। ओके दोस्तों, कौन सी किताब है? रामशरण शर्मा जी की। नाम क्या है? प्राचीन भारत का परिचय। ओके दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसमें जोड़ें। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ, यानी कि आज के प्रश्नों की तरफ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत को अपना घर बनाने वाली प्रजाति नहीं है। निम्नलिखित में से भारत को अपना घर बनाने वाली प्रजाति नहीं है। प्राकार्य, हिंदार्य, यूनानी और शक, हूण और तुर्क या मंगोल। तो दोस्तों, ओनली मंगोलों ने भारत को अपना घर नहीं बनाया था। बाकी सारी प्रजातियां जो यहाँ पर दे रखी हैं वो सब लोग भारत में आए थे और भारत में निवास किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, भारत में जितनी भी प्रजातियां आई सब ने भारत की सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में सब ने अपना अपना योगदान दिया था। फिर चाहे वो प्राकार्य हो या हिंदार्य हो या यूनानी हो या शक हो, हूण हो या तुर्क हो। ओके दोस्तों, और देखिए, भारत आने वाले सभी समुदाय और उनकी संस्कृति भारत में इस तरीके से मिल गई दोस्तों कि आज हम उसके मूल रूप की साफ साफ पहचान भी नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, आर्य सांस्कृतिक उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं, या फिर प्राक आर्य जातीय उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आपके दोनों ही कथन गलत है। क्यों गलत है? देखिए, आर्य संस्कृति के जो उपादान हैं वो आपके उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। किसके अंग हैं दोस्तों? आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं, जबकि आपके प्राक आर्य जातीय उपादान आपके दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? तो यहाँ पर आपके पहला और दोनों ही कथन असत्य हैं, परंतु यहाँ पर कुछ शब्दों को मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जैसे प्राकार्य और हिंदार्य। अब देखिए, अंतर क्या है प्राकार्यों में और हिंदार्यों में? दो शब्द आ गए। आप लोग अभी तक ओनली आर्य शब्द जानते थे कि भारत में जो लोग रहते हैं वो आर्य कहलाते हैं, परंतु दोस्तों प्राकार्य और हिंदार्य में क्या अंतर है? पहले प्राकार्य के विषय बताऊंगा। देखिए, प्राकार्य क्या थे? दक्षिण पूर्व एशिया के शिकारी समूह थे। किसके विषय में जानकारी दे रहा हूँ इस समय में आपको? नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं आप लोग, प्राकार्य। देखिए दोस्तों, अच्छे से समझना, प्राकार्यों के विषय में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि प्राकार्य कौन थे। देखिए, प्राकार्य क्या थे? आपके दक्षिण यानी कि भारत के नक्शे को 4 भागों में बांटेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ उत्तर है और नीचे की तरफ आपका दक्षिण वाला हिस्सा है। तो देखिए, प्राकार्य
दक्षिण पूर्वी एशिया के शिकारी समूह थे। कौन से समूह थे? शिकार किया करते थे। देखिए ये प्रथम भारतीय थे। प्राक आर्य को प्रथम भारतीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम भारतीय थे। ये सभी अफ्रीका से प्रवास करने वाले समूहों के वंशज थे, यानी कि जो अफ्रीका से भारत आए थे, जो लगभग कितने साल पहले भारत आए थे लिख लेना। अगर आप लोग नहीं जानते हो या आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो आप लिख लेना। 65,000 साल पहले भारत पहुंचे थे। कौन? प्राक आर्य 65,000 साल पहले अफ्रीका से प्रवास करते हुए भारत पहुंचे थे। ओके दोस्तों, अब देखिए हिंद आर्य कौन थे? बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आज तक आप लोग किसी ने नहीं समझाया होगा इस महीन अंतर यानी कि इस बारीक अंतर को, हिंद आर्य और प्राक आर्य के बीच का। तो प्राक आर्य में आप लोगों को बता चुका हूं। अब देखिए हिंद आर्य के विषय में आप काफी कुछ जानते हैं। अब देखिए कैसे जानते हैं वो अभी आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए हिंद आर्य कौन थे? हिंद आर्य वो लोग थे, ये इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले थे, और इनके विषय में ऐसा मानना है कि ये उन प्रागैतिहासिक खानाबदोशों में थे जो पहले किसी सभ्यता के कमजोर होने के बाद भारत आए थे। और दोस्तों वो सभ्यता कौन थी अब आप समझ जाएंगे, वह आपकी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता थी। ओके दोस्तों, जो आज भारत के उत्तर पश्चिम और पाकिस्तान में है। ओके दोस्तों, यह सभ्यता लगभग मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय ही पनपी थी। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं। दो शब्द और आते हैं, एक आता है सिंधु शब्द, और एक आता है आपका सिंधु लोग जो थे। कौन थे? सिंधु लोगों को क्या कहा जाता है? सिंधु लोग द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़ थे। सिंधु लोग कौन थे? द्रविड़। जानकारी कर लेना आप, सिंधु लोग द्रविड़ थे। और वैदिक लोग जो थे ना, कौन? वैदिक लोग जो थे, आपके डाउट यहां पर सारे क्लियर कर रहा हूं मैं। वैदिक लोग जो थे वो आपके कौन थे? वैदिक लोग आपके आर्य थे। कौन थे? वैदिक लोग आर्य थे। ओके दोस्तों, अपने कंफ्यूजन मत रखना, अपने कंफ्यूजन को हैंड टू हैंड खत्म करते हुए चलना। ओके दोस्तों, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता रही वो लोग वहां निवास करते थे तो वो द्रविड़ कहलाते थे। परंतु जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के कमजोर होने पर ये लोग अपने भारत के उत्तरी साइड में आकर के बसे, जिसे उत्तर के वैदिक काल का समय कहा जाता है। तो ये लोग आर्य में कन्वर्ट हो गए थे। अब देखिए मैंने मैप भी लगाया है आपके हिंद आर्यों के संबंध में। देखिए ये मैप आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए मांडा जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर और आपका देमाबाद और आपका सुतवा गैंडोर, ये आपके प्राचीन सभ्यता स्थल हैं जहाँ से हिंद आर्यों का आगमन हुआ था। ओके दोस्तों, दोबारा बता देता हूँ, ये जो हिंद आर्य के लोग थे ये खानाबदोश थे पहले प्रागैतिहासिक काल में, जो पहले किसी सभ्यता के कमजोर होने पर भारत आए थे, और वह हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता आपकी इन्हीं क्षेत्रों में डेवलप्ड हुई थी या विकसित हुई थी, और इन्हीं जगहों पर उसका अंत भी हुआ था। दोस्तों इसका कुल क्षेत्रफल आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए जो आज भारत के उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है? देखिए आप लोग अगर यहाँ पर एक नक्शा काटने की कोशिश करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। देखिए नीचे तो दक्षिण आपकी हो गई, यहाँ आपकी पूरब हो गई, और यहाँ आपकी पश्चिम हो गई, और ऊपर कौन सी दिशा हो गई? आपकी उत्तर हो गई। तो जब ये दिशा आ रही है आपकी, तो ये दिशा कौन सी? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में ही आपके आकर के ये लोग बसे थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, वैदिक मूल ग्रंथों में द्रविड़ और असंस्कृत शब्दों का उल्लेख किस कालक्रम में मिलता है? वैदिक मूल ग्रंथों में द्रविड़ और असंस्कृत शब्दों का उल्लेख किस काल क्रम में मिलता है? 2000 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व में, या 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में, या 3000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व में, 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व में। तो देखिए दोस्तों, वैदिक मूल ग्रंथों में द्रविड़ और असंस्कृत शब्दों का उल्लेख आपके 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक मिलता है। ओके दोस्तों, देखिए एक बात और बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, द्रविड़, मुंडा और अनेक संस्कृतेतर भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं जिनका काल आपका, मैंने आपको बताया, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। और ये शब्द प्रायद्वीपीय व वैदिक उत्तर भारत से संबंधित विचारों, संस्थाओं, उपादानों और निवासों के प्रतीक हैं। ओके दोस्तों, जो ये कालक्रम है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व का, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये जो शब्द मिले इस कालक्रम के बीच के, वो प्रायद्वीपीय
और वैदिक उत्तर भारत से संबंधित विचारों, संस्थाओं, उत्पादनों और निवासों के प्रतीक हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें मिलती हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, संगम साहित्य का समय था 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो देखिए दोस्तों, संगम साहित्य का समय था 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। अब देखिए इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जिस समय को संगम इतिहास के नाम से जाना जाता है, उस समय संगम काल में पाली और संस्कृत के बहुत सारे शब्द, देखिए ढंग से सुनिए, उस समय संगम काल के पाली और संस्कृत के बहुत सारे शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित हुए। कहाँ विकसित हुए दोस्तों? गंगा के मैदानों में विकसित हुए। वह उन विचारों और संस्थाओं के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक है? वह उन विचारों और संस्थाओं के प्रतीक है जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के समय संगम नाम से प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? संगम नाम से प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां, भारत के निवासियों को प्राचीन समय में क्या कहा गया था? भारतीय जन, भारत की आवाम, भरत संतति, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, भारत की जो जनता थी या भारतीय निवासियों को प्राचीन समय में भरत संतति कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? भरत संतति कहा गया है। अब देखिए क्यों कहा गया है। देखिए, प्राचीन काल के लोग हमेशा भारत की एकता के लिए प्रयास करते रहते थे। भारत में निवास करने वाले लोगों ने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा था। क्या समझा था? जो भारतीय उपमहाद्वीप था, इस भारतीय उपमहाद्वीप को यहाँ निवास करने वालों ने एक अखंड देश समझा था। क्या समझा? अखंड देश। और देखिए दोस्तों, हमारे देश भारत को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारत वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत वर्ष कहा जाता है। और भारत वर्ष नाम दिया गया था किसके नाम पर? भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर। और यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया? भरत संतति कहा गया। उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न का तथ्य समझ चुके होंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्राचीन काल में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरब में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पहाड़ तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं को क्या कहा जाता था? राजन कहते थे, सम्राट कहते थे, चक्रवर्ती कहते थे या बादशाह कहते थे? दोस्तों, यहाँ पर आपका सही उत्तर है चक्रवर्ती कहा जाता था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कथन यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए, ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और अशोक ने ऐसा फैलाया अपना पूरा साम्राज्य कि काफी प्रसिद्ध हुए थे अशोक। ओके दोस्तों, समय कौन सा था? तीसरी सदी में। पॉइंट नंबर 2 देखें, ईसा की 4वीं सदी में कौन हुए? समुद्रगुप्त जी हुए। समुद्रगुप्त जी की पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंच गई थी। बिल्कुल फैक्ट की बात है और सत्य है। अब देखिए, ये दो ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरे भारत पर राज किया था। पूरे भारत को एकता और अखंडता में बांधे रखा, अशोक और समुद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद देखिए, अशोक हुए आपके 3री सदी में और समुद्रगुप्त मौर्य हुए आपके 4वीं सदी में। अब देखिए 7वीं सदी आ जाती है। 7वीं सदी में चालुक्य राजा हुए थे पुलकेशिन। कौन हुए थे? पुलकेशिन। इन्होंने हर्षवर्धन को हराया। किसको हराया? हर्षवर्धन को हराया, जो संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता है। क्या माना जाता है? संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता है। ओके दोस्तों, अगला देखिए, प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः प्राकृत में हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, तो आपका असत्य कथन यही है। प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः प्राकृत में ना होकर के संस्कृत में हुई है। कौन सी भाषा में हुई है दोस्तों? संस्कृत में हुई है। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों के सब कुछ स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, तीसरे पॉइंट को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया, जो संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता था। कौन माना जाता था? हर्षवर्धन। किसका माना जाता था? उत्तर भारत का। ओके दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 8वें नंबर का प्रश्न है, भारत को दिए जाने वाले विभिन्न नामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हमारे भारत को बाहर से आने वाले विदेशियों ने और विदेशी लोगों ने विभिन्न नाम दिए हैं,
तो नामों के संदर्भ में विचार करने को कह रहा है। देखिए, विदेशियों ने सर्वप्रथम सिंधु तट पे रहने वाले लोगों के, जब विदेशी सबसे पहले सिंधु तट पे जो लोग निवास करते थे उनके संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। बिल्कुल दोस्तों, पूरे देश के विषय में वो लोग जानते नहीं थे। विदेशी जो लोग थे सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों के संपर्क में आए तो उन लोगों ने से क्या नाम दे दिया, पूरे देश को ही सिंधु कह दिया या इंडस नाम दे दिया। ओके दोस्तों, इंडस से ये आगे चल करके हमारा इंडिया बना। अब देखिए, ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। किससे निकला है? ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। इसका प्रयोग, महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका प्रयोग 6ठी सदी ईसा पूर्व के ईरानी अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समय के साथ साथ हमारा देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? फारसी और अरबी भाषाओं में। फारसी और अरबी भाषाओं में ये हिंद नाम से जाना गया और जो इंडिया नाम से जो मशहूर हुआ ये इसकी यूनानी पर्याय से बहुत ही निकट है। अब देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर हमारे सारे ही कथन सत्य हैं। अगला एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। देखिए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हिंदुस्तान शब्द पहले 3री सदी में प्रयोग में लाया गया था। महत्वपूर्ण जानकारी, काफी अच्छी जानकारी है कि हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया। अगर डायरेक्ट फैक्ट का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बता सकते हैं 3री सदी में, जबकि आपके यूपीएससी आईएएस प्री के एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट के क्वेश्चन आते नहीं हैं। विचार करवाने के लिए कहता है, कोई कथन गलत दे देता है या सुमेलित करने के लिए कहता है। ओके दोस्तों, आगे देखिए, हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ईरान के सासानी अभिलेखों में मिलता है। कहाँ पर मिलता है हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख? सासानी अभिलेखों में मिलता है। देखिए, यहाँ पर सासानी शासकों के अभिलेखों में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग गंगा क्षेत्र के लिए हुआ था। देखिए दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि गंगा क्षेत्र के लिए हुआ होगा? प्राचीन क्षेत्र में जो लोग सिंधु नदी के पास रहते थे, गंगा के पास तो बाद में बसे, तो ये जो नाम यूज किया गया था सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया था। किस क्षेत्र के लिए किया गया था? सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया था। आप लोग लिख लेना, क्षेत्र गंगा नहीं था, क्षेत्र था आपका सिंधु। ओके दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? तो यहाँ पर आपका तीसरा कथन असत्य है। और वैसे देखे जाए दूसरी दृष्टि से तो आपके तीनों ही प्रश्न सही हैं, बस यहाँ पर गंगा की जगह क्या है? सिंधु। देखिए, सासानी शासकों के अभिलेखों में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सिंधु क्षेत्र के लिए हुआ था। किस क्षेत्र के लिए हुआ था? सिंधु क्षेत्र के लिए हुआ था। अब देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न हमारा 10वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कालक्रम का सही सुमेल कीजिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे इस चैप्टर से बनने वाले सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ही सम्मिलित कर लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे हैं। देखिए, 300 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक क्या महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो देखिए, 300 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का समय आपका संगम इतिहास का समय कहलाता है। सारे तमिल साहित्य इसके अंतर्गत ही शामिल किए गए संगम साहित्य में। ओके दोस्तों, सारे तमिल ग्रंथों को संगम साहित्य के नाम से ही जाना जाता है। आगे देखिए, 3री शताब्दी ईसा पूर्व की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? देखिए, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लोक भाषा के रूप में प्राकृत का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? लोक भाषा के रूप में प्राकृत का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, 3री शताब्दी ईस्वी, एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए, ये तो होगा ईसा मसीह का जन्म हो गया। ईसा मसीह से इस तरफ चलेंगे तो आपके सालों में आता है और इसके पीछे की तरफ जाएंगे तो आपका ईसा पूर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? इससे पीछे की तरफ का समय ईसा पूर्व कहलाता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। अब देखिए, 3री शताब्दी ईस्वी की बात कर रहा, 3री शताब्दी ईस्वी की महत्वपूर्ण घटना पूछ रहा है। तो देखिए, 3री शताब्दी ईस्वी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना सासानी अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होना है। क्या? सासानी अभिलेखों में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होना है। अब देखिए, 4वीं शताब्दी ईस्वी और उसके बाद क्या पूछ रहा है? 4वीं शताब्दी ईस्वी और उसके बाद की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना आप लोगों को बता देता हूँ। इस समय की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना राजभाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग करना है। क्या है? राजभाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग करना है। अब देखिए, 1500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक की महत्वपूर्ण घटना, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। वैदिक मूल ग्रंथों में द्रविड़ और असंस्कृत शब्दों का उल्लेख है। ओके दोस्तों,
उम्मीद है यहाँ पर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और सारे प्रश्न मैंने बड़े ही अच्छे यहाँ पर लिए हैं। इस चैप्टर का सारा निचोड़ मैंने यहाँ शॉर्ट में सम्मिलित कर लिया है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, यानी कि पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा और चौथे का पांचवा और पांचवे का पहला, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11वां। देखिए, भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म कहाँ से हुआ था? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में। बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म कहाँ से हुआ था? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, भारत में वर्ण व्यवस्था का जो या जाति प्रथा का जो जन्म हुआ था वह उत्तर भारत से हुआ था। कहाँ से हुआ था? उत्तर भारत से हुआ था। इस विषय में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा आपकी बुक से। देखिए भारतीय इतिहास की ये विशेषता है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न हुई थी। देखिए वो कैसी सामाजिक व्यवस्था थी? देखिए उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ था जो सारे देश में व्याप्त हो गई। अब देखिए व्याप्त कैसे हुई? देखिए प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए वे भी किसी न किसी वर्ण व जाति में मिल गए। जैसे कि देखिए बाहर से आपके अपने हिंदू धर्म में बहुत सारी कास्ट होती हैं और सब कास्ट होती हैं। उसी प्रकार बाहर से कौन कौन से धर्म आए थे हमारे इंडिया में? एक मुस्लिम धर्म आया था और ईसाई धर्म आया था। और देखिए इन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ करके कभी मुस्लिम धर्म अपनाया, कभी इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया। तो हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि अलग अलग वर्ण और अलग अलग जातियाँ हुआ करती थी। तो सबसे शॉर्टकट में मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में आप सपोज करके चलिए राजपूत होते हैं, क्षत्रिय होते हैं और काफ़ी कास्ट होती हैं। जैसे कि आप लोगों को एक कास्ट के विषय में बताता हूँ, जैसे हरिजन। तो अपने हिंदू वर्ण व्यवस्था में हरिजन एक सब कास्ट है। उसी प्रकार यही के लोग तो थे, हिंदू ही लोग तो थे जो अदर धर्मों में कन्वर्ट हुए। तो उन लोगों ने अपना धर्म कन्वर्ट करके जैसे मुस्लिम बने तो उन्हें मुस्लिमों में क्या कहा गया? शेख कहा गया। शेख क्या कहा गया? शेख क्या कहा गया? मुस्लिमों में जो शेख होते हैं वो शेख पीछे उस काल में मुगल काल में उनके पीछे क्या जोड़ा जाता था? शेख मेहतर, यानी कि अपनी सफाई व्यवस्था को संभालने वाले लोग। और अपने हिंदू धर्मों ने क्या कहा जाता था? हरिजन। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी काफ़ी सब कैटेगरियाँ होती हैं, जैसे शेख होते हैं, मिर्जा होते हैं और आपके जो मशक से पानी पिलाते थे प्राचीन समय में उन्हें क्या कहा गया? बिश्ती कहा गया, जिन्हें आज के टाइम पर अब्बासी कहा जाता है। ऐसे ही और आप लोग जानते होंगे हिंदुओं में एक कास्ट थी राजपूत। फिर दोबारा से वर्णन कर देता हूँ अच्छे से समझाने के लिए। हिंदुओं में कास्ट थी राजपूत। जिन राजपूतों ने अपना धर्म बदलकर मुस्लिम बने वो आपके क्या कहलाए? मेव। क्या कहलाए? मेव। मेव जनजाति को आप लोग जानते होंगे, जाति को। तो ये आपकी जो हिंदू धर्म राजपूत थे वो अपना धर्म चेंज करके क्या बने? मेव बने थे। यह आपकी पुस्तकों में दिया गया है, कुछ भी मैं अपनी तरफ से यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, आज का जो हमारा अध्याय है आपकी रामशरण शर्मा जी की किताब का प्रारंभिक भारत का परिचय, उसका पहला अध्याय मैंने कंप्लीट कर दिया है। और मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ही चलें, एक एक चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ते हुए चलें। जल्दबाजी किसी भी चीज़ की नहीं है। हमारे पास 5 महीने का समय है और इतनी स्पीडली भी नहीं भागना जिससे हमारे को समझ में ना आए। समझते हुए चीज़ों को आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आवश्यक रूप से बताएं। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, फिर शेयर करें। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।